नमस्कार। आज 25 दिसंबर 2025 गुरुवार है। आज की तारीख अपने आप में एक कहानी है। कैलेंडर में देखें तो ये सिर्फ एक दिन है, लेकिन आज के भारत में इसके कम से कम 3, शायद उससे भी ज्यादा अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो आज के अखबारों की सुर्खियों और रिपोर्टों का एक पुलिंदा है, और पहली नजर में ये बिल्कुल बिखरी हुई लगती हैं। कहीं त्योहार का जश्न, कहीं सियासत का नया समीकरण, कहीं विकास के बड़े बड़े वादे, तो कहीं पड़ोसी मुल्क से आती हिंसा की खबरें। और आज हमारा काम यही है कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें। ये खबरें अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनके नीचे एक ही धारा बह रही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में भारत की इतनी अलग अलग हकीकतें एक साथ कैसे चल रही हैं, और इनके पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए इन सुर्खियों की तह में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं आज की तारीख की पहचान से ही। जाहिर है 25 दिसंबर मतलब दुनिया भर में क्रिसमस का दिन। हाँ। हमारे स्रोतों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के गिरजाघरों में आधी रात से ही प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। बाजारों में रौनक है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिसे सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और एक और पहचान है। हाँ, और 2014 से कुछ संगठन आज के दिन को तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक ही दिन और इतनी सारी पहचानें। और यहीं पर एक दिलचस्प टकराव भी दिखता है। ये सिर्फ अलग अलग त्योहार मनाने की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्पेस रिक्लेमेशन हो रहा है। स्पेस रिक्लेमेशन मतलब 25 दिसंबर जो पारंपरिक रूप से क्रिसमस से जुड़ा था, उसे अब सुशासन दिवस और राष्ट्रीय गौरव के एक प्रतीक के तौर पर भी स्थापित किया जा रहा है। अच्छा। ये एक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है, जहां राष्ट्रीय आइकोनोग्राफी को धार्मिक त्योहारों के समानांतर, ये शायद उनसे ऊपर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी। स्रोतों के मुताबिक कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने स्कूलों को चेतावनी दी कि बच्चों पर सांता क्लॉज बनने का दबाव न डाला जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक होटल में क्रिसमस का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बिना इजाजत के क्रिसमस पार्टियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और बरेली में एक चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हाँ, वो भी एक घटना है। और इसी दिन वाजपेयी जी की जयंती के कारण उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी रद्द कर दी गई, ताकि बड़े कार्यक्रम हो सके। सही। वैसे एक स्रोत में इसे उनकी 100वीं जयंती बताया गया है, दूसरे में 101वीं। लेकिन मुद्दा ये है कि इस दिन को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। हाँ। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि ये सब एक ही दिन हो रहा है, या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? इसे रणनीति कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये एक पैटर्न जरूर दिखाता है। देखिए, राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने का नाम नहीं है। सही बात है। ये प्रतीकों और कैलेंडर पर अपनी छाप छोड़ने की भी लड़ाई है। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 65 एकड़ में फैला हुआ। हाँ, 65 एकड़ में फैला 230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये कोई मामूली स्मारक नहीं है। और इसकी बनावट भी काफी कुछ कहती है। यहाँ सिर्फ अटल जी की मूर्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वहाँ वाजपेयी जी के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। अच्छा, ये भाजपा की पूरी वैचारिक यात्रा, जनसंघ से लेकर आज तक के 3 सबसे बड़े स्तंभों को एक ही फ्रेम में स्थापित करने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है। नहीं, ये एक मजबूत वैचारिक बयान है जो 25 दिसंबर को दिया जा रहा है। तो एक तरफ ये सांस्कृतिक संदेश है, और दूसरी तरफ विकास का एक बहुत बड़ा शो भी चल रहा है। हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में हैं, जहां वे अकेले ही 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऐलान कर रहे हैं। 2 लाख करोड़? जी। तो कुल मिलाकर 25 दिसंबर का दिन अब सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा। यह शासन, विकास और राष्ट्रीय स्मृति के प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है। क्रिसमस की घंटियों के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और गवर्नेंस का एक बहुत मजबूत संदेश भी दिया जा रहा है। और पहचान की यही राजनीति जो हमने उत्तर भारत में धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर देखी, वही अब महाराष्ट्र में एक बिल्कुल अलग रूप ले रही है। मराठी अस्मिता के नाम पर। हाँ, मराठी अस्मिता के नाम पर आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर शायद वहीं से है। 20 साल की कड़वाहट के बाद ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। और वो भी एक बहुत बड़े मुकाबले के लिए। ये दोनों BMC यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए साथ आए हैं। और ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। बिल्कुल नहीं।
बीएमसी देश की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली नगर निगमों में से एक है, जिसका बजट कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा होता है। इस पर जिसका कब्जा, उसका मुंबई पर कब्जा। दोनों भाइयों ने इसे महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई का नाम दिया है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं बड़ी मिलीजुली हैं। जाहिर है, भाजपा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस से लेकर शहजाद पूनावाला तक सब इसे हार के डर से हुआ गठबंधन बता रहे हैं। और परिवार और अस्तित्व बचाने की लड़ाई? हाँ, उनका सीधा आरोप है कि ये परिवारवादी दल हैं जिन्हें कुर्सी के सिवा किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ विरोधी ही नहीं, उद्धव ठाकरे के अपने सहयोगी भी इस गठबंधन से कुछ खास खुश नहीं लग रहे हैं। और यही इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसे मतलबी गठबंधन कहा है। वही समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने साफ कह दिया कि राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि राज ठाकरे की पूरी राजनीति ही उत्तर भारतीयों के विरोध पर टिकी रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस को भी डर है कि इससे सेक्युलर और हिंदी भाषी वोट बंट जाएगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मतलबी गठबंधन है जैसा विरोधी कह रहे हैं, या इसमें वाकई उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक अस्तित्व से ज्यादा कुछ दांव पर लगा है? मेरे ख्याल से इसमें अस्तित्व से ज्यादा कुछ दांव पर है। ये सिर्फ बीएमसी चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये शिवसेना की आत्मा और बाला साहब ठाकरे की विरासत को फिर से एकजुट करने की लड़ाई है। अच्छा। एकनाथ शिंदे के जाने के बाद जो असली शिवसेना की लड़ाई शुरू हुई थी, राज के साथ आने से उद्धव उस पर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। तो ये मराठी मानुस के भावनात्मक मुद्दे को फिर से जगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत बड़ी कोशिश। अगर ये दांव चल गया तो ये सिर्फ बीएमसी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में आने वाले 29 नगर निगम चुनावों का पूरा समीकरण बदल सकता है। और शिवसेना उद्धव गुट में तो जाहिर तौर पे जश्न का माहौल है। उनकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। तो साफ है कि वो इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय है और इसका नतीजा तय करेगा कि ठाकरे ब्रांड की राजनीति का भविष्य क्या होगा। महाराष्ट्र में जहां राजनीति परिवार और पहचान के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं हमारे पड़ोस में पहचान का संकट एक हिंसक रूप ले चुका है और उसके लपटें भारत तक पहुंच रही हैं। हाँ, बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं। हाँ, और ये घटना एक पैटर्न की ओर इशारा कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में उस्मान हादी नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और पिस्तौल मिले हैं। जी। एक और घटना में बदमाशों ने एक फ्लाईओवर से बम फेंका, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। और कुछ हमले तो सीधे सीधे धार्मिक पहचान को निशाना बनाकर किए गए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी की मशहूर मधुर कैंटीन पर हमला हुआ और कहा जा रहा है कि इसकी वजह उसका हिंदू नाम होना है। सही। एक टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि अगर नौकरी नहीं छोड़ी तो ऑफिस में आग लगा देंगे। क्या इन सब घटनाओं के पीछे कोई खास वजह है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक एंगल है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से वतन लौट रहे हैं। 17 साल बाद? हाँ, वो 2007 से ही वहां रह रहे थे। उनकी वापसी ने बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है। अच्छा। माना जा रहा है कि उनकी वापसी से पहले माहौल को अस्थिर करने और कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने के लिए ये हिंसा भड़काई जा रही है। और जैसा कि अक्सर होता है, पड़ोस की आग हमारे यहाँ की राजनीति को भी गर्मा देती है। बिल्कुल। भारत के कई राज्यों में इन घटनाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बिल्कुल। पटना में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। जम्मू में हाईवे जाम कर दिया गया। हाँ, 1 घंटे तक हाईवे जाम रहा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। तो झारखंड में वीएचपी और बजरंग दल सड़कों पर उतर आए। ये दिखाता है कि सीमा पार की कोई भी घटना, खासकर अगर वो धार्मिक पहचान से जुड़ी हो, तो भारत में कितनी तेजी से प्रतिक्रिया होती है। सही। और अब ये मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे सीधे भारत की घरेलू राजनीति का हिस्सा बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। हाँ, एक बड़ा बयान दिया है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है जिसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाजा पर कैंडल मार्च निकालने वालों ने हिंदू अत्याचार पर कुछ नहीं कहा और साथ में चेतावनी भी दी कि अब घुसपैठियों को खदेड़ेंगे तो विरोध मत करना। इस एक बयान में उन्होंने बांग्लादेश की हिंसा को सीधे सीधे भारत की घरेलू राजनीति और अपनी सरकार की नीतियों से जोड़ दिया है। तो ये मामला अब सिर्फ विदेश नीति का नहीं रहा, ये सीधे सीधे घरेलू वोट बैंक की राजनीति का हथियार बन गया है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक पड़ोसी देश की आंतरिक अस्थिरता का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में एक मजबूत संदेश देने, अपने समर्थकों को एकजुट करने और अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। तो ये मुद्दा अब कूटनीति का नहीं, वोट नीति का हिस्सा बन चुका है। सही कहा। इस पूरी राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच एक और कहानी है जो लगातार चल रही है, तरक्की की कहानी। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, नई मेट्रो लाइनें, नए एयरपोर्ट्स, विकास की एक चमकदार तस्वीर पेश की जा रही है। हाँ, और आंकड़े भी बड़े प्रभावशाली हैं। दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 1215 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ है। 3 नए कॉरिडोर और 13 नए स्टेशन। हाँ, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर के पार चला जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार 22 एक्सप्रेसवे बनाने और अगले महीने जेवर एयरपोर्ट शुरू करने का दावा कर रही है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक स्याह पक्ष भी है, और वो है पर्यावरण का। एक तरफ विकास की बातें हैं, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए जबरदस्त संघर्ष भी चल रहा है। हाँ, और इस संघर्ष में अदालतें और नागरिक संगठन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। राजस्थान का सेव अरावली अभियान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध, जिसमें एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति को खून से चिट्ठी तक लिख दी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। उसके बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या इस तरह के फैसलों से विकास की रफ्तार धीमी नहीं हो जाती? सरकार का तर्क तो यही होता है ना कि तरक्की के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ये क्लासिक बहस है, विकास बनाम पर्यावरण। लेकिन अब ये बहस एक नए मोड़ पर आ गई है। भोपाल का मामला देखिए, जहां 8000 पेड़ काटे जाने थे। हाँ, अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट के लिए 8000 पेड़। लेकिन एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर तत्काल रोक लगा दी। एनजीटी एक तरह से पर्यावरण की अदालत है और उसका संदेश साफ है कि आप विकास के नाम पर पर्यावरण को यूं ही तबाह नहीं कर सकते। और दिल्ली का मामला तो इस पूरी बहस को एक नए स्तर पर ले जाता है। एक तरफ मेट्रो के विस्तार का जश्न है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट सरकार को कड़ी फटकार लगा रहा है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक प्रदूषण थोड़ा कम होने पर ग्रैप 4 की पाबंदियां तो हटा ली गई हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से एक ऐसा सवाल पूछा है जो सीधा चुभता है। क्या सवाल पूछा? कोर्ट ने कहा, जब आप नागरिकों को साफ हवा नहीं दे सकते, तो एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी क्यों ले रहे हैं? वाह, ये तो सीधा सवाल है कि विकास किसके लिए है? अगर सांस लेने के लिए साफ हवाएं नहीं है, तो चमचमाती मेट्रो और एक्सप्रेसवे का क्या मतलब? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये टिप्पणी विकास और जीवन की गुणवत्ता के बीच के संघर्ष को सामने लाती है। ये बहस अब सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों को बचाने की नहीं रही, ये इंसानों के जीने के हक की लड़ाई बन गई है। सही। और ये दिखाती है कि भारत में विकास और पर्यावरण के बीच की खींचतान आने वाले समय में और तेज होने वाली है। तो आज हमने देखा कि 25 दिसंबर का ये दिन सिर्फ छुट्टियों और उत्सव का नहीं था। ये एक आईने की तरह था जिसमें 2025 के भारत की पूरी तस्वीर दिख रही थी। राजनीतिक पुनर्गठन, सीमा पार का तनाव, विकास की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई, ये सारी कहानियां एक ही दिन एक साथ चल रही थीं। और आज की इन तमाम खबरों को जोड़ने वाला धागा पहचान और प्राथमिकता का है। सही। आज की चर्चा के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि 2025 के भारत में विकास और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातों के बीच अलग अलग पहचानों की राजनीति, चाहे वो मराठी अस्मिता हो या धार्मिक पहचान हो या राष्ट्रीय गौरव, ये कितनी अहम भूमिका निभा रही है। और भविष्य में विकास की रफ्तार और पहचान की इस राजनीति के बीच का टकराव देश को किस दिशा में ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।